अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम कल से और इससे भी पहले से ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और उसके साथ साथ लोगों के खदशात, लोगों का रोजगार, ये भी देखना पड़ेगा। एसओपीज बनाएं, उन पे अमल कराएं, लेकिन लोगों का ख्याल करें। अब इसी सिलसिले में हम आपको बता देते हैं, अहम तरीन खबर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोले जाएं ऐसा हुक्म दे दिया। अब हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स इन्हें बंद नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोका है। ये कहा है कि दुकानें बंद करना, मार्केट्स को बंद करना कोई हल नहीं है। इस सिलसिले में लोगों को समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, ना कि उनके कारोबार पर, उनके रोजगार पर ताला लगाया जाए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया, जिस तरह किरण आप बता रहे थे। और एक और खबर यह है कि अदालत ने कहा है कि सिंध हुकूमत शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए विफाकी हुकूमत से रुजू करे और इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा ना करें। इस अहम और बड़ी खबर से मुतालिक हम अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मॉल्स, मार्केट्स, इससे मुतालिक हुकूमतों के फैसले कुछ मुख्तलिफ थे। सिंध का फैसला मुख्तलिफ था, पंजाब का मुख्तलिफ था। कहते सब ये थे यकसा पॉलिसी हो। कोर्ट की तरफ से भी बारहा कहा गया था यकसा पॉलिसी हो, नहीं बनाई गई। कोर्ट ने इंटरवीन किया और कोर्ट ने कह दिया मार्केट्स खुलेंगी, बाजार खुलेंगे। जुल्करनैन को आवाज़ आप सुन सकते हैं हमें? जुल्करनैन इकबाल, आपसे ज़रूर हम इस सिलसिले में अपडेट लेना चाहेंगे। मामला बहुत बड़ा है। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया है कि लोगों को समझाया जाए, ना कि उनके रोज़गार पर ताला लगाया जाए। सिंध हुकूमत विफाक से राबिता करे और इस सिचुएशन को ईजी करने की कोशिश करे, बेहतर बनाने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स को खोलने का हुक्म दिया। हफ्ते और इतवार को भी आप बाजारों को बंद नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत मॉल्स खोलने के लिए विफाक से रुजू करे, ये हुक्म भी दिया गया। इजाज़त के बाद सूबे मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा नहीं करें, ये सब कुछ भी हुआ। ये तो हुआ किरण, लेकिन सख्त रिमार्क्स भी आज दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जा रही ये केस की समाअत हो रही थी। उन रिमार्क्स पर जाने से पहले मैं जरा मार्केट से मुतालिक जुल्करनैन से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, आज अहम ऐलान कर दिया गया, कहना चाहिए इसको, कि अहम फैसला है ये कि मार्केट्स खुलेंगी, मॉल्स खुलेंगे, हफ्ता इतवार को भी खुलेंगे। जी बिल्कुल शुएब, क्योंकि ईद सर पर है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यही कहना था ईद पर लोगों का रश ज़्यादा होता है ख़रीदारी के लिए मार्केट्स की जानिब, तो तमाम जो मार्केटें हैं इनको हफ्ते और इतवार के रोज़ भी खोला जाए। बल्कि चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कहा कि क्या मंतक है कि हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद की जा रही हैं? क्या कोरोना ने खुद आकर बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा, या फिर हफ्ते और इतवार को सूरज ही मगरिब से निकलता है जो इन दो दिनों को अलग कर दिया है तमाम हफ्ते से कि इनमें मार्केट्स नहीं खुलेंगी? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम मार्केटें जो है हफ्ते में पूरे 7 दिन खुलेंगी और ईद तक, ताकि लोगों का जो रश है उसको मैनेज किया जा सके। उसके बाद शुएब पूछा गया शॉपिंग मॉल्स के हवाले से कि मॉल्स के हवाले से क्या पॉलिसी है, तो पंजाब गवर्नमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट जो सूबे में मॉल्स आते हैं बड़े, क्योंकि चंद बड़े शहरों में थोड़े से मॉल्स हैं, कि उनको खोलने का भी इरादा रखती है मार्केटें खोलने के बाद। इस्लामाबाद इंतजामिया से जब पूछा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी यही कहा कि हम भी हुकूमत से रुजू कर रहे हैं ताकि जो इस्लामाबाद में 2 ही बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जाए, उनको भी काम की इजाज़त दी जाए SOPs के शर्त के ऊपर। सही। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब पंजाब और इस्लामाबाद वाले शॉपिंग मॉल्स को ओपन कर रहे हैं तो सिंध में ऐसा क्या मसला है, सिंध हुकूमत मॉल्स को क्यों नहीं ओपन करना चाह रही? उस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि मॉल्स के अंदर क्योंकि सिर्फ दुकानें नहीं होती और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे खाने पीने का भी मामला होता है, तो 70% जो लोग हैं वो तफरीह के लिए जाते हैं मॉल्स में, शॉपिंग के लिए नहीं जाते। तमाम उनके इस मौक़िफ़ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और दीगर जो जजेस हैं उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। जुल्करनैन, ये तो कमिश्नर कराची का मौक़िफ़ था, लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध तो सिंध हुकूमत में मॉल्स खोलने के लिए वफाक से रुजू करे। जुल्करनैन, एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़ क्या था? देखिए, उनका मौक़िफ़ ये था कि जब जो कौमी राब्ता कमेटी है उसके इजलास में जो फैसले हुए हैं सिंध हुकूमत उनको उनकी मनोवन तामील कर रही है। उसी इजलास के अंदर ये फैसला हुआ था कि मॉल्स बंद रखेंगे जाएंगे, इसीलिए हमने मॉल्स को बंद रखा है। हफ्ते में 3 दिन कारोबार की इजाज़त नहीं होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार। सिंध हुकूमत का कहना था हम उसी फैसले पर अमल कर रहे हैं जो 3 दिन कारोबार नहीं करने दे रहे। 5 बजे तक की टाइमिंग्स हैं, SOPs हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई है। ये सारे वो इकदाम हैं सिंध गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल के मुताबिक जो हमने कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों को फॉलो करते हुए किए हैं, हम उनसे डेविएट नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स खोलने की इजाज़त देती है तो ये कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों के टोटल बरअक्स होगा।
इसलिए फिर अदालत ने हिदायत की सिंध हुकूमत को कि आप वफाक से इस हवाले से रब्ता करें, और वफाक को भी ये कहा कि जब इजाज़त मिल जाए तो फिर सूबे किसी किस्म की शॉपिंग मॉल्स में और मार्केटों की जुल्करनैन एक जुमले में बताइएगा फिर 18वीं तरमीम का भी तो मामला है। अगर ये कहा गया सिंध हुकूमत से कि वफाक से राबता करे तो फिर सिंध तो कह देगा कि 18वीं तरमीम के तहत हम फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। नहीं शुएब, इस हवाले से बात लास्ट भी हियरिंग के ऊपर हुई थी और अदालत ने कहा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं या जो जगह जहाँ से वफाक को टैक्स मिलता है, वफाक का रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता है, उस एरिया के ऊपर वो लेजिस्लेटर लिस्ट में सूबे कानून साजी नहीं कर सकते, सूबे वफाक की आमदन को रोक नहीं सकते। तो एक जुमले में हम ये समझ लें जुल्करनैन कि अब तमाम मार्केट्स खुलेंगी। लेकिन एक और बात जुल्करनैन बताइएगा, ज़ाहिर सख्त रिमार्क्स भी आज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में समा की खबर की आज गूंज थी, सरकारी अस्पताल में कोरोना मस्बत आया, निजी में मनफी निकलता है। इस खबर पर हमने डिटेल से बात भी की थी। सईद गनी साहब ने बहरहाल इस पर कहा था कि वो जो सैंपल्स लिए गए वो 8-10 दिन बाद लिए गए थे। आप इस खबर से मुतालिक बताइएगा कि आज इस खबर की भी गूंज थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला क्या रहा? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात आज कही है कि जो सरकारी अस्पतालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ से टेस्ट करवाए जाएं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो नेगेटिव आती है। ये जितनी परचेजिंग कोरोना से रिलेटेड हो रही है ये क्या है, एनडीएमए से बेसिकली उन्होंने सवाल पूछा था। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में 100 लोग जब ओपीडी जब से खुली हैं ओपीडी में खड़े बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि जो डॉक्टर्स हैं वो आगे चाय पी रहे होते हैं। तो कैमरे लगाकर बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग भी की जाए, और जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल अदालत ने उठाया कि किस किस्म के टेस्ट हो रहे हैं कि सरकार से रिजल्ट पॉजिटिव आता है और जो प्राइवेट अस्पताल से जब टेस्ट करवाए जाएं तो वहाँ जाके जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है। तो इसको भी ऊपर भी आज सवाल उठाया। और एनडीएमए के जो मेंबर एडमिन आज पेश हुए थे, नुमाइंदगी कर रहे थे एनडीएमए की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि अपने जो फंड्स के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, जो खर्च हुए हैं उनके हवाले से और जो टेस्टिंग के हवाले से जो बाकायदा अपने डिपार्टमेंट से नई हिदायत लेकर कल तक अदालत को उससे भी वो तहरीरी तौर पर और खुद पेश होकर अदालत को उससे भी आगाह करेंगे। ठीक है, तो फिर इस मामले में भी आपसे जानेंगे। जुल्करनैन, शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया। अब देखिए कि एक तरफ तो ये कोरोना है और दीगर मामला भी है कि जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत क्या सोच रखती है, इसी सब पे बात कर लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हैं, सूबाई वजीर भी हैं, सईद गनी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, ये सारे के सारे मामला एक तरफ, पहले ये बताइए 4 रोज़ कारोबार की इजाज़त, 3 दिन बंदिश, और फिर क्या कोई ख़ास वजह थी? और ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद अब कैसे करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये फैसला सिर्फ सूबा सिंध ने नहीं किया था, ये एनसीओसी की मीटिंग और एनसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था। ये 3 दिन जो हैं वो सारे मार्केट और बाजार और दुकानें और हर चीज़ बंद रहेगी, सिवाय जो वो कारोबार हैं जो ज़रूरी अशिया फरोख्त करते हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, या दूध की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी, बाकी बंद रहेंगी। ये फैसला एनसीसी के फोरम पे हुआ था। उसके पीछे देखिए लॉजिक ये होती है कि अगर 4 दिन तक आप लोगों को मिलने देते हैं तो कम से कम 3 दिन आप ऐसे रखें जिसमें लोगों का आपस में मेल मिलाप कम हो, तो थोड़ा सा जो फैलाव है वो इन 3 दिनों में आप उसको कंटेन करें। तो बहरहाल इसके पीछे लॉजिक तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इनको हम खोल दें तो हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, हम खोल देंगे। और टाइमिंग की जो बात थी वो सिंध हुकूमत जो पहले से टाइमिंग ऑब्जर्व कर रही है उसी टाइमिंग की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने और वो उसी तरह चले। सही। सईद गनी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कह दिया कि हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोली जाएं, मॉल्स खोले जाएं, अब टाइम बढ़ाने से मुतालिक आपने कमेंट तो किया, बट मैं चाह रहा हूँ जरा इस पर मुझे आंसर कीजिएगा। जो ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ रहा है, जो डिमांड रही है, और कल तो अतीक मीर साहब ने कहा कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम इतने परेशान हो गए कि हमने अब मार्केट ज़्यादा टाइम के लिए खोलनी है। सर, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है टाइम बढ़ाने से मुतालिक सहरी तक, या इस तरह कुछ और मामला हो जाए कि टाइम बढ़ जाए? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 5 बजे तक हो, तो ज़ाहिर है हम तो 5 बजे तक ही रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उससे पहले तो शायद हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्स्ट्रा दिन भी दे दिए हैं, इनफैक्ट 3 दिन दे दिए हैं। हम तो जुमे को भी चाहते थे कि बंद हो, लेकिन जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो अब समझते हैं कि शायद टाइम बढ़ाने की जरूरत है। सईद गनी साहब, ताजिर रहनुमाओं की बात हो, कराची में बिजनेस की बात हो, सिंध में ट्रांसपोर्ट की बात हो, या फिर कोरोना टेस्टिंग का मामला हो, बहुत तनकीद हुई है आप लोगों के ऊपर, और आज की समाअत के बाद तो और ज़्यादा हो रही है। अब पीटीआई रहनुमा ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध वालों के 2 माह बर्बाद कर दिए, कड़ी तनकीद कर रहे हैं आप लोगों पर, आप क्या कहेंगे इस पर? ने 1.25 साल इस मुल्क के बर्बाद कर दिए हैं,
तो बहरहाल यहाँ जो इनके पीटीआई के लोग बैठे हैं, अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो सिवाय सूबा सिंध के किसी और सूबे में ऑपोजिशन गंद नहीं कर रही है। यहाँ जो ऑपोजिशन है उसने तय किया हुआ है कि सिंध हुकूमत जो काम करे उसको हमने खराब करना है और यहाँ लोगों में कंफ्यूजन पैदा करनी है और सिंध हुकूमत को कोई काम सुकून से करने नहीं देना है। तो वो अपने जो उनको टास्क दिया गया उस पर वो अमल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे सूबे में आप देखें, पंजाब में भी ट्रांसपोर्टर्स का इशू था, पंजाब में भी ट्रेडर्स का इशू था, बलूचिस्तान में भी था, केपी में भी था, लेकिन वहाँ किसी अपोजिशन जमात ने ट्रेडर्स के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ या किसी और तबके के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, उनको इंसाइट नहीं किया, बल्कि कोशिश की कि हुकूमतें शहरियों की सेहत को बचाने के लिए, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए जो इक़दाम कर रही हैं उसको वो करने दें। लेकिन ये वाहिद सूबा सिंध है जो सबसे बेहतर इक़दाम भी कर रहा था, लेकिन जो हमारे यहाँ एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि इंतहाई गैर जिम्मेदार किस्म की अपोजिशन जो यहाँ मिली हुई है, इंतहाई मेच्योर किस्म के लोग हैं, वो सिंध हुकूमत के हर काम को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ लोगों को इंसाइट करना चाहते हैं, यहाँ पर फसादात करवाना चाहते हैं, यहाँ ऐसी सूरत पैदा करना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत लोगों की सेहत को बचाने के लिए, ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम ना कर सके। तो हम इनकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन दुनिया पूरी देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। ये अजीब सी बात है कि बाकी सूबों में जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वहाँ अगर दुकानें बंद हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सिंध में दुकानें बंद हैं तो गलत है। अगर पंजाब में ट्रांसपोर्ट बंद है तो ठीक है, लेकिन अगर सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद है तो गलत है। तो ये जो दोहरे मयार हैं वो खुलकर इनके सामने आ रहे हैं। ठीक, सैयद गनी साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। लेकिन जिस तरह सिंध हुकूमत पहले कहती आई है कि जो फैसले हमने किए वो बाकी सूबों ने फॉलो किए, तो अब मामला कुछ बरक्स हो चुका है। अब फैसले पहले पंजाब हुकूमत करती है, फैसले पहले केपी गवर्नमेंट करती है, सिंध हुकूमत के फैसलों से मुतालिक ताखीर भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। एनीवेज, सैयद गनी साहब तो गुफ्तगू हमसे कर रहे थे। ताजिर बिरादरी ने शॉपिंग मॉल्स खोलने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा है और जाहिर है कल भी उन्होंने इसी से मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वक्त बढ़ाया जाए। एनीवेज, जो मामला आज है कि शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएं और ये टाइम भी बढ़ाया जाए, ताजिर खुश हुए हैं और अवाम भी खुश हुए। अदनान आदिल साहब तज्जिया करने ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ना, क्योंकि अब देखें आप, ताजिर खुश हैं और अवाम खुश हैं, उनको लगता है कि उनके लिए बहुत बेहतरी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि नया दिन के नाजरीन को, समा के नाजरीन को उनके जज्बात दिखाएं, उनकी बात सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे सही फैसला किया है। ये दुकानदार लेवल के जितने भी लोग हैं जिनकी बड़ी तकलीफ 2 महीने उठाई है, ये 6 दिन इनके कमाई के है। अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि ये इसके साथ साथ जो है वो टाइमिंग का भी मसला इसका हल किया जाए। जो आपने हमें सुबह 6 बजे से और रात 5 बजे तक का शाम टाइम दिया है, इसमें आप तब्दीली लाकर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की छूट दे दें तो इंशाल्लाह हमारा तमाम मसला तकरीबन हल हो जाएगा। इतना होगा कि बेशतर लोग जो ज़हन बना चुके थे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये सूरत हाल अब थम जाएगी, अब कम होगी। कारोबार अगर तसलसल के साथ जारी रहा तो गरीब लोगों के घरों के चूल्हे बुझने से बच जाएंगे। और इस सारे मामले पर मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत अब तक एक पेज पर नहीं। अदालत भी मुल्क के हालात को तो देख ही रही है। अदालती फैसले पर अमल करना वफाक और सूबाई हुकूमतों का काम है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट आज तक एक पेज पे नहीं आए हैं। कंफ्यूजन का शिकार है पूरा मुल्क और खास तौर पे सूबा सिंध। तो जाहिर है इन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन लेना है। लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो खुद देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, इकोनॉमी क्या हाल है। फैसले पे अमल दरामद कराना फेडरल गवर्नमेंट और सूबों की हुकूमतों का काम है। तो ये रिलीफ तो देना होगा और SOP पे इम्प्लीमेंट कराना होगा लोगों को। बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल सिस्टम है, इनको ऑन बोर्ड लें, इनसे फ़ायदा उठाएं। अवाम पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकें, डिस्टेंसिंग का कहें, खुद भी मास्क लगाएं, बगैर मास्क के नहीं जाने दें बाहर। खुद भी बाहर अगर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। तो जनाब, पहले ताजिर परेशान थे, वो कह रहे थे कि टाइमिंग्स को बढ़ाया जाए, फिर उन्होंने कहा कि अब हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये होगा कि अवाम ताजिर हुकूमत के सामने खड़े होंगे। कुछ लाहौर से भी हमने ऐसे ही सुना, कराची में भी हमने ताजिर रहनुमाओं के सख्त बयानात सुने। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आला अदालत ने ये कह दिया कि मार्केट्स को खोला जाए। अब भारी जिम्मेदारी है कि SOPs को दुकानदार भी फॉलो करें, ताजिर भी फॉलो करें और अवाम को भी इस सब का ख्याल रखना पड़ेगा। एक
छुट्टी तो मिली है, थोड़ा रिलीफ नहीं, बड़ा रिलीफ तो मिला है ताजरों को कि वो अपना काम करें, कारोबार करें, लेकिन साथ के साथ एक बहुत बड़ा बर्डन भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है उनको। जो वो पहले एसओपीज को फॉलो नहीं कर पाए थे या कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा आगे जाके करना पड़ेगा। आवाम को इनका साथ कहीं ज्यादा आगे जाके देना पड़ेगा। ये बात सिर्फ ईद तक की नहीं है, ये बात तो ईद के बाद की भी है। ताजा रहनुमा कह रहे हैं कि इससे पहले हम मुतालिबा कर रहे थे कि हमको चांद रात तक कारोबार की इजाजत दी जाए, मार्केट्स को ओपन करने की इजाजत दी जाए, लेकिन अब उनका ये कहना है कि अगर मामला इसी तरह से हम चलाते हैं, लोग खुश हैं, हमारा रोजगार चल रहा है, कारोबार चल रहा है, तो फिर ईद के कुछ दिन बाद जैसे छुट्टियां होती हैं बिल्कुल वैसे ही रखा जाए। ये 9 दिन 8 दिन नहीं, ईद के चौथे दिन से हमें काम करने की इजाजत मिले। अब हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। हमको अदनान आदिल साहब ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम अदनान आदिल साहब, कैसे हैं आप? ये बताइए। ये मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये तजारती सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। अच्छा जी, मैं तो पूछना ये चाह रही थी कि ऑनलाइन सब कुछ मंगवाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप शॉपिंग करने के लिए ना पूरी तरह तैयार हैं। जब मैंने अदनान आदिल साहब आपसे कुछ पूछा है तब आपने ऐसे ही किया, लेकिन कोई बात, कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ मेरी आवाज़ अगर अदनान साहब सुन ले। अदनान भाई ये बताइएगा कि हम बार बार बात करते आए कि यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, एक मुल्क है तो पॉलिसी भी एक जैसी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। NCCO NCOCO मीटिंग्स होती रही और तमाम सुबह का मौक़िफ़ आता रहा, लेकिन पॉलिसीज़ डिफरेंट रही। वो इतनी बहस मुबाहिसे के बाद एसओपीज बनाते हैं न फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो फिर अदनान भाई, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि क्या होनी चाहिए पॉलिसी, मॉल्स किस तरीके से खुलने चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। और ये क्या बात हुई, मंडे टू थर्सडे आपने खोलने और फ्राइडे सैटरडे संडे कोरोना शायद जो है वो कैद हो जाता है, तो क्या ये मामला है? थोड़ा सा बताइए ना कि इनकॉम्पिटेंसी ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या है? नहीं, इनकॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये आपस के मामलात सुलझाने के अहल नहीं हैं। ये लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने बढ़ा लेते हैं कि फिर बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ही तक बात पहुंचती है। अगर ये खुद मिल बैठकर अपने जो सियासी मामलात हैं वो किसी हद तक सुलझा लें तो ये नौबत ना आए। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, पार्लियामान है, ये इसीलिए होते हैं कि सियासी जमातें जो हैं अफाम होते हैं। यहाँ मामला इंतजामिया का बना, यहाँ मामला इंतजामी उमूर का बना। अगर थोड़ा सा क्लैरिटी होती, वाकई एक पेज पर होते, वाकई इम्प्लीमेंट करा पाते, आवाम को ये समझा पाते कि कोरोना से बचना है तो कैसे बचना है। क्योंकि आज तो यही हुआ, उन्होंने कहा मार्केट सील करना कोई नतीजा, कोई हल नहीं है। आपको अभी भी लोगों को पहले समझाना ही पड़ेगा कि उनको करना क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से पैगाम देने में भी प्रॉब्लम हुई है, लोगों को बताने में भी प्रॉब्लम हुई है, और इंतजामिया के लेवल पर तो ऐसा मामला बना कि आला अदालत को बीच में आना पड़ा। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती रही, मनाजरा खेलते रहे एक दूसरे के खिलाफ। हकीकत में तो आप देखिए कि एक ही जैसी पॉलिसी थी। कराची में कौन सा इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जैसा ये दावा कर रहे थे। मसाजिद में तरावी हो रही थी, एतकाफ में लोग बैठ रहे हैं, मजालिस हो रही थी और जुलूस निकल रहे थे। तो अगर ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह को इजाज़त दे देते जैसे कि वफाक ने कहा, तो इसमें कौन सी कबाहत थी। आप देखिए कि माशी तौर पे ये लोगों का माशी कत्ल है, आप उनका रोजगार। और ये जो अवामी रवैया है, ये जो अवामी रवैया है, कोरोना के आते हम सारे के सारे मुसलमान हैं और फिर उसके बाद में सब भुला देंगे, फिर भागेंगे दौड़ेंगे, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करेंगे, रिश्तेदार का ख्याल नहीं करेंगे। हाँ, अब ये अफसोसनाक है ये बात। आप देखिए जो सिंध है ना, सिंध की जो सियासी लीडरशिप है वो गैर हाजिर बड़े जिम्मेदारों पे मुश्तमिल है। उनका अपना एक माइंडसेट है। वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं खुद तो वो काम करते नहीं और दूसरों को काम करते देख नहीं सकते हैं। अब ताजिर जो हैं ये मेहनत मजदूरी करके अपनी कोई रोज़ी कमाना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार तिजारत से वाबस्ता है। आखिर कब ये होना चाहिए? अदनान साहब एक जुमला, अवामी रवैया भी बेहतर होना चाहिए। हमको समझना होगा कि हमको करना क्या है। बेहतर होना चाहिए, 100% बेहतर होना चाहिए। उनकी अपनी जिंदगी का मसला है। एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और अपना रोजगार जिंदगी जो है उसको चलाएं। इससे अवाम की ये तो नहीं है कि किसी का इसमें और किसी का मुफाद है। अवाम का अपना मुफाद है, उनको खुद ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे सिलसिले में बात कर रहे थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं मॉल्स खोलने से मुताल्लिक, मार्केट्स खोलने से मुताल्लिक, तो खबर ये है
कि मॉल्स के दरवाजे खुल गए हैं। बात करें हम कराची के मॉल्स की कि दरवाजे खुल गए हैं और अब वहां पर ज़ाहिर रश तो होगा। अब लेट्स सी कि रश मैनेज कैसे होता है। और जब हम मॉल्स की बात करें तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद अहकामात सुप्रीम कोर्ट के थे और इसके बाद 2 महीने बाद शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अब ज़ाहिर कुछ वक्त लगेगा तमाम शॉपिंग मॉल्स के खुलने में, लेकिन जो मॉल्स खुल गए हैं उससे मुतालिक हम बात कर लेते हैं। सलमान ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, ज़ाहिर एडवाइजरीज SOPs इनके तहत मॉल्स खुले, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त। जस्टिस के असखुद नोटिस और हिदायत के बाद हम देख रहे हैं कि हम इस वक्त जो सदर के इलाके में मौजूद है, सदर में अहम जो मॉल है शॉपिंग मॉल, वो उसके शटर जो है वो 2 महीने के बाद खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पर तमाम जो है वो SOPs के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। गेट लगाया गया है ताकि ख़रीदार आएँ तो पहले सैनिटाइज होंगे यहाँ से, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से शटर से जो है वो गेट शॉपिंग के लिए दाखिल होंगे। यहाँ पर ही वॉक थ्रू गेट है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क के बगैर किसी खरीदार को आने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ जो मॉल है उसकी मैनेजमेंट के नुमाइंदे हैं और उनका यही कहना था कि 2 महीने के बाद मॉल जो है मॉल के शटर खुले हैं और यकीनन जो यहाँ पर इंतज़ामिया है और जो जहाँ पर जो दुकानदार हैं यकीनन उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और वो चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस पर उनकी जो हिदायत है मॉल खोलने की, उन पर उन्होंने उनका खैर मकदम भी किया है। जी शुक्रिया सलमान, आप अपडेट कर रहे थे। अब हम ज़रा तारिक रोड की बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मॉल्स हैं और कारोबार खोलने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं, इसी का इंतज़ार है। तो हम इसी सिलसिले में अपने रिपोर्टर से भी बात कर लेते हैं। मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ है। मुदस्सिर, बताइएगा नोटिफिकेशन आया, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भर के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कराची में यहाँ अभी तक ताहाल मॉल्स नहीं खोले गए और तमाम मालिकान जो हैं उनकी नज़रें जो हैं डिप्टी कमिश्नर की तरफ जमी हैं। और इस वक्त हम तारिक रोड के जो मॉल्स एसोसिएशन के सदर हैं अलियास मेमन साहब, उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। अभी क्यों नहीं खोली जा रही मॉल्स, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और चीफ जस्टिस का भी सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम इस चीज़ को इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन कब आएगा। हम चीफ जस्टिस के शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कल ये फैसला कर लिया। कल रात को ये कराची कमिश्नर का अगर फैसला हो जाता, नासिर साहब वगैरह ये बैठे हुए थे, इनकी लाहली की वजह से ये मसला चीफ जस्टिस ने फैसला लिया और हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस का। मुझे अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम मॉल खोल लेंगे। अभी सिंध गवर्नमेंट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तमाम मॉल में जितने भी यहाँ मॉल हैं, 5-6 मॉल है अपने यहाँ पे तारिक रोड के ऊपर, इसका इंतजार करते हैं। अगर मौका का नोटिफिकेशन आएगा तो तमाम मॉल खोल देंगे। वक्त का मुकाबला सख्त है और क्या औकात के हवाले से भी आपको अपील करेंगे? देखो, वक्त तो बढ़ना चाहिए, टाइम तो ये नहीं को कम से कम 2 बजे रात को टाइम देना चाहिए। अब हफ्ते में 2 दिन बाजार ये छुट्टी खत्म कर दी, जुमे को भी खुलेगा, इतवार हफ्ते को भी बाजार खुलेगा। ये बहुत अच्छा चीफ जस्टिस से बात कर दी है। अब टाइम का मसला है, टाइम का हमारे सिराज कासिम तेली बात कर रहे हैं। मैंने भी खुद अभी कराची कमिश्नर से बात करी थी। मुझे लगता है कि टाइम भी बढ़ जाएगा। 10 बजे टाइम हो गया, 12 बजे, तो हमने 3 बजे का 2 बजे का ऐलान करा। अल्लाह करे टाइम का भी मसला हो जाएगी। आज बिल्कुल इस वक्त जो मालकान हैं मॉल्स के वो बेताब हैं कि कैसे ही जैसे ही ऑफिशियल कोई इन्हें नोटिफिकेशन मिलता है और वो मॉल्स को खोलेंगे। मुदस्सिर, आपने साथ दिया हमारा तारिक रोड से। तारिक रोड आपको दोबारा लेकर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, और लाहौर और फैसलाबाद की बात भी करेंगे। कहने ही वाली थी, मैंने कह दिया फौरन। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में कारोबार आज फिर से खुल गए। अवाम ईद की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। अब कारोबारी मराकज़ पर क्या सिचुएशन है, कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल किया जा रहा है या नहीं, यही सब कुछ बताएंगी हमारी नुमाइंदा तहमीना अहमद। जी तहमीना। जी, 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद आज एक बार फिर से मार्केट्स खुल गई हैं, दुकानें खुल गई हैं। ईद में 1 हफ्ता रह गया है और लोग शॉपिंग करने बाहर निकल रहे हैं। आज से शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं। लाहौर के तमाम शॉपिंग मॉल्स भी आज से फंक्शनल हो गए हैं और सुबह 10 बजे खुलने वाले मॉल्स में अभी से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया है। चूँकि अभी दोपहर का वक्त है तो इतना रश देखने में नहीं आ रहा। 2-3 बजे के बाद ज़्यादा रश जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मॉल्स की एंट्रेंस पर जो हुकूमती अहकामात के मुताबिक जो SOPs दिए गए हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है। सैनिटाइज़र वहाँ पर मौजूद हैं।
बुखार चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों में मास्क और ग्लव्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है सोशल डिस्टेंसेस को भी बरकरार रखा गया है। मॉल्स के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं वो अपने अलग SOPs फॉलो कर रहे हैं, जबकि मॉल्स वाले अपने अलग SOPs जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जैसे ही रश ज़्यादा हो तो उसे कंट्रोल करने के भी यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। मॉल्स की इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही रश होगा तो मॉल्स में एंट्रेंस जो है वो महदूद कर दी जाएगी। अंदर के जो लोग हैं जब तक वो फारिग होकर बाहर नहीं जाएंगे, बाहर वालों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसी तरह के जो है इंतजाम जो है वो सारे फ्लोर्स पर रखे गए हैं और मॉल्स की इंतजामिया भी मुतहरिक है और इस वबा से लड़ने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके हवाले से एहतियात की जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लोगों को भी अपने तहत एहतियात करनी चाहिए और गैर ज़रूरी जो है वो नहीं निकलना चाहिए। जहाँ पर दो लोग शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पर 5 लोग ना आए। इसी तरह दुकानों के अंदर भी SOP फॉलो किया जा रहा है और 6 फुट का फासला जो है वो रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तहमीना, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा, अब हम आपको वो बताते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालिबा किया। कहा ईद के बाद शहबाज शरीफ की तो शामत आने वाली है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी बनाने का काम जारी है। वो 2 माह का कहकर गए थे, अब तक वापस नहीं लौटे। नवाज शरीफ दुआएं दे कि कोरोना वायरस की वजह से उनका बाब बंद हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की, क्या कहा आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा है, मैंने और किसी को नहीं देखा, तभी मैंने इनको खिताब दिया कि ये बुज़दिल आला है। अब इनके ऊपर रेफरेंस है मुख्तलिफ और अभी नया भी आने वाला है। इनसे पूछा जा रहा है कि भाई जी आप बताओ ये ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या किया। जवाब देते हैं जो भैंसों के जनाब दूध से जनाब हमारी ये कमाई हुई है, माँ सदके जाए तो प्यो डसके जाए। इनसे पूछें ये भैंसों की कमाई से 1 करोड़पति हो गए हैं। मतलब इतना झूठ बोलते हैं कि बंदे को हंसी आती है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ना जिस्मानी तालीम और तरबियत के लिए PT मास्टर होते थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में करप्शन की तालीम और तरबियत के लिए ना ये आले शरीफ और आले जरदारी ये TT मास्टर हैं। वो PT मास्टर थे, ये TT मास्टर हैं। और इन्होंने करप्शन को TTs के ज़रिए से इंट्रोड्यूस कराने में जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया है। तो अब इनके खिलाफ नैब कार्रवाइयाँ कर रही है तो ये हमारे ज़िम्मे ना लगाए। मैंने तो मुतालबा किया है, शहजाद अकबर साहब ने भी किया है। बिल्कुल ये क्या है जनाब कभी शौक चढ़े तो इधर आ जाओ, कभी पकड़ होने लगे तो भाग जाओ, ठीक है ना। ये दादी बेड़ा तो ना बनाए पाकिस्तान की सियासत को। तो राय ये है कि इनको फौरी तौर पे ECL के अंदर इनका नाम होना चाहिए, क्योंकि ईद के बाद कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा के पीछे देखे उसी शामत आई है वाला खेल जो है ना इनकी करप्शन के खेल के मुकाबले में आई थिंक सो के नज़र आ रहा है कि शुरू होने वाला है। तो इनका तो कोई साहब बहादुर का पता नहीं है, ये तो पतली गली से भाग जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप गए हैं 2 महीने का क्या के और फिर साहब बहादुर जनाब बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब की उस पर, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना चाहिए कि चलो जी नवाज शरीफ साहब को बरामद कराओ। अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो बनता तो ये है ना कि नैब की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये इनको बुलाएं कि भाई जी बंदा बरामद करो, तुझे जमानत दे गए हो, साइन करके गए हो। मैं अब नैब का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन जो हालात और वाक़यात कराइन और नज़ाहिर जो बताते हैं उस पर कोई अच्छे हालात नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब के तो ना हमजा शहबाज साहब। कराची में बाजार एक बार फिर खुल गए हैं और सवाल यह है कि क्या समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है और रश कितना है। इस वक्त तारिक रोड पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। खुर्शीद भाई, आज मंडे दोबारा से कारोबार का आगाज हुआ है, रश कैसा है और कितना ख्याल रखा जा रहा है समाजी फासले का? बिल्कुल, तारिक रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे अहम बात ये कि लगता ऐसा है कि शायद आधा शहर कराची जो है वो तारिक रोड खींचा चला आया है शॉपिंग करने के लिए। हमारे कैमरामैन कामरान आपको पहले दिखाएंगे कि पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और इसी तरह कुछ जगहों पर गाड़ियाँ हैं जो डबल ट्रैक में पार्क हुई भी हैं। और पूरे तारिक रोड पर बादराबाद तक यही सिचुएशन है। कम से कम कराची के जितने बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर अलग-सुबह दुकानें खुली हैं और अलग-सुबह हमने देखा है कि ग्राहक जो हैं ख़रीदार आना शुरू हुए हैं और ख़रीदारी करना शुरू कर दी उन्होंने। जहाँ तक ताल्लुक़ है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उस समाजी दूरी के लिए गुज़िश्ता रात जो मुज़ाकरात हुए थे कमिश्नर ऑफिस में, उसके बाद दुकानदारों ने अपने तौर पर जो उनकी अंजुमनें हैं कोशिश की है कि दाखिली रास्तों पर
वो लोगों को सैनिटाइज़र भी लगाएं, उनको मास्क भी फराहम करें, उनको दस्ताने भी फराहम करें, लेकिन सब जगहों पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। आज काम का चौथा रोज़ है कि 3-4 दिन के बाद आज उनकी दुकानें फिर खुली हैं, तो उस लिहाज से अब 3-4 दिन और इनको मिले हैं, जिसके बाद चांद रात आएगी और जुम्मा शनिचर इतवार की जो छुट्टी थी। लेकिन अदालती फैसले के बाद दुकानदार भी खुश हैं, ताजिर भी खुश हैं। ताहम अभी उनको फैसले का इंतज़ार है कि उस तफसीली फैसले में क्या नुकात उठाए गए हैं और क्या बड़े शॉपिंग मॉल खुल पाएंगे या नहीं। अभी इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। जी खुर्शीद आलम, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कौमी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर, 8 साल में पहली बार PIA को ग्रॉस मुनाफा हुआ है, जबरदस्त मुनाफा हुआ है। इस सब की वजह क्या है, यही सब कुछ जानेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान से बात करेंगे। अशरफ खान, अच्छा खासा मुनाफा, जबरदस्त मुनाफा, तो क्या क्या कुछ कवर हो रहा है इस सिलसिले में, इसकी तफसील क्या है? जी किरण, अगर देखा जाए PIA ने माली साल 2019 के जो माली नताइज हैं स्टॉक एक्सचेंज में जमा करा दिए और इसमें कहा गया है कि माली साल 2019 में PIA के रेवेन्यू को 43% इजाफा हुआ है, जो कि 104 अरब से बढ़कर 148 अरब रुपए हो गया है। और पिछले 8 साल के बाद पहली दफा PIA को जो है मुनाफा हुआ है। तकरीबन 2019 में 8 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले 2018 में 18 अरब रुपए का खसारा हुआ था। यहाँ पे अहम वजूहात जो बताई गई है कि जो PIA ने जो अपनी फ्लीट है, जो 32 तैयारे थे, उसमें से जो है 26 या 25 तैयारे उड़ान भरते थे, तमाम तैयारों को उड़ान के काबिल बनाए इस दौरान। इसके साथ साथ जो सीट फैक्टर है वो बहुत अच्छा रहा है 2019 में, जो कि 77% से बढ़ के 81% हो गया। सबसे अहम वजह यह है कि 2019 में 1,25,000 इजाफी मुसाफिरों ने PIA से सफर किया था, जो कि 52 लाख से बढ़कर 53,25,000 हो गए। और साथ में ये बताया कि साल 2019 में इजाफी 16,000 से ज्यादा हाजियों को सफरी सहूलत दी गई थी। और इसके साथ PIA ने जो नए मजीद रूट जो शामिल किए, उससे 43 नई परवाजें भी चलाई गई थी। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक और खबर आपको देंगे, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। कोरोना ने मौशी और दीगर शोबों को कितना नुकसान पहुंचाया है, ज़रा इसकी डिस्कशन हुई है, तो हम पॉइंटर्स हासिल कर लेते हैं। शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, आगाह कीजिएगा इस मीटिंग से मुताल्लिक। 2019-20 का माली साल जो कंक्लूड होने जा रहा है, उसके जो मुआशी अदद-ओ-शुमार थे, जो अहदाफ थे और जो कारकर्दगी रही, उसके तमाम तर फिगर सामने आ गए हैं। आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। इस साल मुआशी शरह-ए-नमू का जो हदफ था वो तकरीबन 4% था, लेकिन जो कारकर्दगी रही वो मनफी 0.38% रही। कोरोना की वजह से तमाम शोबे मुतासर हुए, ज़राअत, सनत, सर्विसेज समेत। ज़राअत का हदफ तो 2.9% था, लेकिन कारकर्दगी 2.67% रही, जो कि बेहतर है कुछ। लेकिन सनत का जो टारगेट था वो 2% था, लेकिन कारकर्दगी मनफी 2.64% रही। इसी तरह खिदमात का जो शोबा है उसका 4.8% टारगेट था, लेकिन कारकर्दगी मनफी 0.59% रही। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि ज़रई शोबे में कुछ बड़ी फसलें जो है उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है, पैदावार अच्छी होगी, 2.90% होगी, जबकि हदफ 3.5% था। दीगर फसलें जो हैं वो 4.57% की ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, लेकिन कॉटन जो है वो काफी मुतासर हुई है और मनफी 4.61% ग्रोथ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। इस वक्त वफाकी वजीर शेख रशीद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ, खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, तेज़गाम, ग्रीन लाइन, पाकिस्तान एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस, सुबक रफ्तार, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराकरम, शाह हुसैन एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस एंड सक्खर एक्सप्रेस, ये 15 अप और 15 ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इजाज़त दी है। 31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 की 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। अभी ये फैसला हमें 15 अप और 15 डाउन ट्रेनों का मिला है। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। और कल का दिन इसलिए रखा है कि अगर कोई टिकटें बची हुई हैं, वरना लोगों ने पहले की ऑनलाइन बुकिंग की हुई है, अगर किसी को ऑनलाइन टिकट की खाली सीट मिलती है तो वो कल बुक कर सकता है। बग़ैर बुकिंग के, बग़ैर टिकट के कोई आदमी स्टेशंस पर नहीं आ सकता। 7,000 कराची, मुल्तान, लाहौर,
रावलपिंडी और पेशावर और कोयटा 7,000 हमारी नफरी है पुलिस की, तमाम में एमरजेंसी नाफज की है ताकि वो स्टेशनों पर इस चीज़ को श्योर करें कि कोई मुसाफिर के अलावा स्टेशन में दाखिल ना हो। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए दुआ भी करें। और बड़ी मुश्किल से गरीब की सवारी की इजाज़त मिली है, सो 20 तारीख से लेके 31 तारीख हमने नया टाइम टेबल भी दिया है ताकि लोग 1 घंटा पहले आ जाएं, अपनी ट्रेनों पे बैठ जाएं, सीटें सी ठीक जगह तय हैं। और जाफर एक्सप्रेस को हमने बिल्कुल नई 4 रैक नए बनाए हैं। बलूचिस्तान से कोयटा से जो कल चले परसों चलेगी, ये सारी नई ट्रेन बनाई है। और मैं जहाँ डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ, वहाँ रेलवे के मज़दूरों और अफसरों को भी पेश करता हूँ कि रेलवे के मज़दूरों ने कोई छुट्टी नहीं की और अफसरों ने कोई छुट्टी नहीं की। सो ये सबसे बड़ा ऐलान है जो आज किया जा रहा है। और इसमें मैं कल पेशावर जाकर इसको देखूँगा इंतज़ामात। परसों जो ग्रीन लाइन है उसको मैं सियाफ करूँगा, फिर लाहौर से कराची के लिए करूँगा और मुल्तान के लिए करूँगा ताकि तमाम ट्रेनों पे SOP लाजमी करार दी जाए। और अगर किसी भी शख्स में थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का एहसास है तो वो ये यकीन रखे कि किसी मुसाफिर को लेने नहीं आएगा, किसी मुसाफिर को छोड़ने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि 15 ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिल गई है। आगे जून में जाके देखेंगे कि मामलात क्या बनते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने ये कोशिश की है कि सारे के सारे SOPs को फॉलो करते हुए लोगों की सेहत कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, कोरोना के खिलाफ जंग कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इसी सब को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने जो 30 ट्रेनों को चलाने की इजाज़त दी है, इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। तो जनाब, मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हिफाजती सामान मसलन कोरोना टेस्टिंग किट्स और इसके अलावा PPEs और वेंटिलेटर्स, इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ती रही। अब इस सब को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें NDMA की, तो ये भरपूर तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क से सामान मंगवाना, सूबों में तकसीम करना, इसको पूरे आदाद व शुमार के साथ, पूरे हिसाब किताब के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये सब कुछ ये इंश्योर कर रहे हैं। इससे पहले इनके क़याम की अगर हम बात करें, वहाँ से लेके अब तक मुख्तलिफ आफात आती रहीं, मुख्तलिफ मौके ऐसे बने कि जब जब पाकिस्तानियों को ज़रूरत पड़ी कि उनको कोई आए, उनका सहारा बने, उनको मदद करे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करे, छांव दे, तब हमने देखा कि NDMA मुतहर्रिक है। इस बार चैलेंज बड़ा है, इसलिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज हम बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है सूबों को, जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है हमारे हेल्थ सिस्टम को, क्योंकि माजी में हम देखते आए कि हमारे हेल्थ सिस्टम में उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अब एक भारी जिम्मेदारी NDMA के ऊपर है। और जिस तरीके से NDMA काम कर रहा है और जिस तरीके से वो स्टैट्स रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं कि जो खेप आती है और उससे शेयर मुख्तलिफ सूबों को जाते हैं, और इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, नया दिन को वक्त दिया आपने, समा के लिए वक्त निकाला आपने, बेहद शुक्रिया। इस वक्त NDMA जो काम कर रहा है हम उसको सराहते हैं क्योंकि बेहतरीन काम इस वक्त NDMA की तरफ से किया जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ वेंटिलेटर्स से मुताल्लिक। मैं चाह रहा हूं कि कुछ स्टैट्स अगर आप हमारे नाजरीन के सामने रख पाएं, बिकॉज जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्टैट्स देखते हैं और जब हम गुफ्तगू सुनते हैं असद उमर साहब के, नहीं विफाक की थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ख़राब हैं, हम कितने पेशेंट्स ऐसे हैं कोरोना के जो कि वेंटिलेटर पर हैं। और इसके साथ साथ ज़िमनी क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप लोग प्रोक्योर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात तो मुश्किल हैं, बट ज़ाहिर है NDMA कोशिश कर रहा है कि हम मैक्सिमम प्रोक्योर कर सकें वेंटिलेटर। सर, प्लीज़ शेयर द स्टैट्स, इस वक्त क्या कैपेसिटी है हमारे पास कि वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने ऑपरेशनल और कितने और हम ला रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया किरण, शुएब, आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे आज दावत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहे, हमारी मेहनत को सराहा। मैं वेंटिलेटर्स के बारे में आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके तकरीबन 4200 के करीब लगभग अभी हमारे पास वेंटिलेटर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इन 4200 में से तकरीबन 1300
30 के करीब वेंटिलेटर्स, बल्कि मैं अगर बहुत प्रिसाइज फिगर आपको बताऊं तो 1338 वेंटिलेटर्स हैं जो कि कोविड के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आज पाकिस्तान में इस वक्त 109 मरीज हैं जो कि वेंटिलेटर के ऊपर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी कोविड वाली कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पास तकरीबन 3000 दूसरे वेंटिलेटर्स हैं, उनके अंदर भी तकरीबन 1600 दूसरे मरीजों के लिए 16% के करीब जो है दूसरे मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पे भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा मौजूद है कि हम उनको कन्वर्ट कर सकें। नॉनदलेस एनडीएमए ने अपनी प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये प्लान किया हुआ है कि एनडीएमए के पास इस महीने के आखिर में 450 से 500 वेंटिलेटर हमारे स्टोर में स्ट्रेटेजिक नेशनल रिजर्व के तौर पे होने चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक 155 के करीब आईसीयू वेंटिलेटर हमारे पास पहुंच चुके हुए हैं, 380 सीपैप बाईपैप हमारे पास पहुंच चुके हुए हैं और 40 हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर पहुंच चुके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह हमारे पास 500 के लगभग जो है वो आईसीयू वेंटिलेटर और तकरीबन 500 के करीब ही जो है वो सीपैप बीपैप होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने ऑर्डर किए हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 1187 वेंटिलेटर है आईसीयू के। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले महीने के आखिर तक जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमारे पास इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 500 से 700 वेंटिलेटर ज्यादा होंगे अगर हमारे नंबर्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हों तो। अच्छा, अब ये भी फरमा दीजिएगा, आप लोग इतनी मेहनत से इतने इखलास से काम कर रहे हैं, कोरोना की वबा आने के बाद से लेके अब तक ये जो टेस्टिंग किट्स का मामला है ना, ये थोड़ा सा अगर इसकी भी कुछ आदाद शुमार आप शेयर करें, बाहर से कितनी किट्स मंगवाई गई, सूबों में तकसीम किया गया इनको, तो उसका तरीक़ाकार क्या रहा? अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि जब मार्च का वायल में पाकिस्तान में 5 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही थी, 14 मार्च को जब एनडीएमए ने इसमें लीड एजेंसी के तौर पे काम किया तो उस वक्त 14 लेबॉर्ट्रीज थी और 500 से 600 टेस्ट हो रहे थे। आज अल्लाह के फजलो करम से 83 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 83 लेबॉर्ट्रीज की एक शिफ्ट में काम करने की सलाहियत जो है वो 25,000 टेस्ट की है और ये शिफ्ट जो है ये सिर्फ 5 घंटों की होती है। और अगर ये 2 या 3 शिफ्टों में काम करें तो हमारी कैपेसिटी जो है वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, ये तो किट से मुतालिक आपने जी प्लीज कंटिन्यू भी कीजिएगा, अपनी बात कंप्लीट भी कीजिएगा। मैं साथ चाह रहा था कि इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर दें, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री की तरफ से सर ये कहा गया जो इनिशियल किट्स आई थी चाइना से पाकिस्तान, वो ड्रैप के अप्रूवल के बगैर आई थी। और इसका एक पॉइंट ये भी था सर कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया कि जो किट्स हमें दी गई हैं उसमें कोई मसला है। वो अलग बात है, वो जब किट्स वापस की तो पंजाब और इस्लामाबाद ने कहा कि वही किट्स हमने इस्तेमाल किया, वो किट्स ठीक थी। तो सर ये जो टेस्टिंग किट्स पर एतराज उठे हैं, एक तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी उठाया गया और फिर ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी उठाया गया, प्लीज इसको भी एड्रेस कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूं कि टेस्टिंग किट्स जो हैं जब एनडीएमए ने टेक ओवर किया तो व्हाट वी कॉल इज एज रिएक्शन, जिससे होता है उसको रिएक्शन कहते हैं। उसके साथ वीटीएम्स होते हैं, उसके साथ स्वैब होते हैं और एक्सट्रैक्शन किट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तादाद 30,000 के करीब थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 18 लाख के करीब इसका बंदोबस्त कर चुके थे, जिसमें से जो पिछले 4, 5, 6 हफ्तों में टेस्ट हुए हैं उनको अगर निकाल दें तो अभी भी हमारे पास तकरीबन लगभग 1.5, 1.6 मिलियन के करीब रिएक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं और ये जो है हमारे लिए अगले 6 से 7 हफ्ते के लिए काफ़ी हैं। बल्कि इससे भी ज़्यादा ये टाइम गुजार लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जहां तक टेस्टिंग किट्स की खराबी का तल्लुक है तो एक बात हमारे जहन में होना चाहिए कि जब इन टेस्टिंग किट्स को रखा जाता है
तो उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखा जाता है, और अगर उनको बाहर निकाला जाए और उनका एक्सपोजर ज़्यादा देर के लिए हो जाए तो उनके रिजल्ट ख़राब होने की वजह हो सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन किट्स के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने इतराज़ किए थे वो एक डोनेशन की शक्ल में हमारे पास आए थे दूसरे मुल्क से, और उसका बल्क जो है सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करके अपने लिए लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका ये कहा कि ये टेस्ट जो हैं ये ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनको विड्रॉ कर लिया गया और इस्लामाबाद और पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में यूज़ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ। ओके अच्छा, ये फरमाइएगा, जितना सामान मेडिकल का आप लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ा, अपने पास स्टॉक करना पड़ा, ये भी थोड़ा थोड़ा सा मालूम हुआ कि शायद कुछ सामान ख़राब भी है, कुछ ऐसा भी है कि उस इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम थी। टेस्टिंग किट्स की अगर हम ख़ास तौर पर बात कर लें तो ये भी हमें बता दीजिएगा, क्या वाकई ऐसा ही हुआ और कितना सामान ऐसा था कि जिसमें कोई एरर था, कोई प्रॉब्लम था? मेरा किरण ख्याल नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एरर हो सकता है। मुझे कल भी जो है बलूचिस्तान की तरफ से एक मेमो आया था जिसमें उन्होंने लिखा कि एक PCR मशीन जो है वो ख़राब है। अभी हम टेक्नीशियन वहाँ पे है। मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताऊंगा कि वहाँ पे लोगों को वो मशीन लगानी नहीं आ रही। ओके मैं वो इस वक्त हमारे टेक्नीशियन बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वो 3 मशीनें उन्हें भिजवाई गई थी और वो अभी टेक्नीशियंस जो है उनको वहाँ पे वैलिडेट करके दे रहे हैं ताकि वो रिजल्ट ले सकें उसके। ठीक। अच्छा, यानी अगर मशीन मुझे इस्तेमाल करनी आ जाएगी तो वो खराब नहीं निकलेगी। लोगों ने बात बिल्कुल उलट कर दी। ज़ाहिर है यही एक सर पॉइंट केपी से भी रेज हुआ था कि वहाँ पर वेंटिलेटर्स जो इस वक्त थे बेशक वो कम थे, बट ये कहा गया कि जो वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है उसकी वजह ये है कि वेंटिलेटर को ऑपरेट करने का जो स्टाफ है वो नहीं है, उनकी सही ट्रेनिंग हुई नहीं हुई। तो ये भी एक इशू है सर। लेकिन आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जब हम किट्स से मुतालिक बात करते हैं और ज़रा इस वक्त दुनिया भर में किट्स पर काम तो हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी किट्स हों जिसके नताइज बहुत जल्द मिल जाएँ। कल फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए हमसे ये बात कही और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में दुनिया में जो काम हो रहा है उसमें होगा ये कि वो ऐसी किट आ जाएगी कि आप जिस तरह शुगर टेस्ट करते हैं घर में उस तरह कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे। सर तो क्या इससे मुतालिक भी एनडीए में कुछ काम करे कि ऐसी किट्स भी पाकिस्तान में आ सके और ये किट्स फिर इस तरह से सूबों में दी जाएं ताकि लोग टेस्टिंग सहूलत से कर पाएं, फिर इतना 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे वेट ना करना पड़े रिजल्ट्स का। जैसे कोई शुगर घर पे टेस्ट करे वैसे ही आसान हो जाए। मैं आपको इसमें आफ्ताब बता देता हूं कि इसके ऊपर हमारे यहाँ इधर डिस्कशन होती रही है। एनडीए में कोई इक्विपमेंट, कोई मेडिसिन, कोई टेस्ट अपने तौर पे नहीं खरीदता जब तक हमें एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ना मिल जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रैपिड टेस्ट के ऊपर अभी तक कन्विंस्ड नहीं है। एज सून एज वो कन्विंस होंगे हम इस स्टिक्स को जो है वो पूरा कर लेंगे और वो टेस्ट करवाने शुरू कर देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जितनी भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो एनसीओसी की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एडवाइजरी और गाइडलाइन के मुताबिक खरीदी जा रही हैं और कोई चीज़ फालतू या कोई चीज़ गैर ज़रूरी नहीं खरीदी जा रही। ठीक। अच्छा सर, ये तो किट्स से मुतालिक भी आपने क्लियर कर दिया कि ज़ाहिर है जो डिस्कशंस होती हैं ज़ाहिर है वो इतनी डिस्कशंस फ्रूटफुल हमें नज़र भी आती हैं। सर मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि इस वक्त जब हम कोरोना से मुतालिक बात ज़्यादा कर रहे हैं, ज़ाहिर है एनडीएमए का रोल तो बहुत वसी रहा है, वो चाहे फ्लड्स हों, वो चाहे रेन हो, वो चाहे और इशूज़ रहे हों। इस वक्त जिस तरीके का कंट्रोल सेंटर आप लोगों ने कायम किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल सेंटर है, यानी पहले जो मसाइल रहते थे कोऑर्डिनेशन के, पहले जो मसाइल थे लॉजिस्टिक्स के, अब वो काफ़ी हद तक हल हो पाएंगे। यानी कोरोना के बाद जब और कोई डिजास्टर आएगा, खुदा ना खास्ता और कोई मसाइल आएंगे, तो हम बेहतर तरीके से उससे निपट सकेंगे। अब मैं आफ्ताब आपको ये बता दूं कि हम ऑलरेडी एक दूसरे डिजास्टर में दाखिल हो गए हैं और एनडीए में जो है उस पर काम शुरू हो चुका है और वो डिजास्टर है टिड्डी दल का हमला। अभी तक टिड्डी दल का हमला जो है वो ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तक जितनी टिड्डियाँ जो है पाकिस्तान में हमला कर रही हैं वो इंडिजिनस हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान और मस्कत के रास्ते
एक बड़ा हमला जो है जून के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। उसके लिए हमने तैयारी अपनी शुरू की हुई है और मैं आपको ये बता दूं कि एनडीएमए ने उसके लिए जो केमिकल्स, जो दवाएं चाहिए थी, वो खरीद के बाहर से मंगवा के सूबों में तकसीम कर दी हुई हैं। इसके अलावा हम फौज से 5 हेलीकॉप्टर्स लेके उनको स्प्रे के लिए तैयार कर रहे हैं। उनमें से 2 हेलीकॉप्टर जो हैं इस वक्त स्प्रे करने के काबिल हैं। एक जहाज टर्की से पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 में डाल के लाया गया है और उसको जो है असेंबल कर लिया गया है। कल उसका फाइनल टेस्ट है। वो जहाज भी हमारे उस बेड़े में शामिल हो जाएगा जो टिड्डियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ लोकल स्प्रे की मशीनें बनाने के लिए 3-4 वेंडर्स को इनकरेज कर रहे हैं और तकरीबन 100 के लगभग जो है मशीनें यूके से मंगवाने का ऑर्डर दे चुके हुए हैं। और ये भी आपको मैं बताता चलूं कि 3 लाख लीटर मेलाथियन और 50,000 लीटर्स लैम्डा जो केमिकल्स हैं वो हम सूबों को दे चुके हैं। 1,75,000 लीटर का आगे ऑर्डर दे दिया गया है। तो इसलिए एनडीएमए जो है वो कोरोना के साथ साथ ये दूसरी अफरियत जो हमारे मुल्क में दाखिल हो रही है और जो ज्यादा खतरनाक है, पहले तैयार हैं आप लोग। हम अपनी लड़ाई पहले ही शुरू कर चुके हैं। और अच्छा ये भी बता दीजिएगा, अब माहिरीन इसके बारे में ये भी कह रहे हैं कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। वैसे भी इसका खात्मा बहुत मुश्किल होता है। ये जिस इलाके से मूव कर जाएं वहाँ पर भी रह जाता है, इनका असर रह जाता है, इनका अंडे बच्चे वगैरह रह जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक बार काम नहीं करना होगा, हमें टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुसलसल काम करते रहना होगा, आने वाले दिनों में भी करते रहना होगा। सर इसके लिए भी आप लोगों की प्लानिंग मुकम्मल है? जी किरण, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अभी इस वक्त टिड्डियां पाकिस्तान में आपको नजर आ रही हैं, ये ज्यादातर इंडिजिनस इसलिए हैं कि ये वापस जाते हुए इधर ही रुक गई, क्योंकि इस साल जनवरी फरवरी में थोड़ी सी लेट बर्फबारी हुई बलूचिस्तान में और ये वापस ईरान की तरफ नहीं जा सकी और इन्होंने इधर ही अंडे दे दिए। हम लोग ना सिर्फ इनको कॉम्बैट करने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उन हमलावर टिड्डियों का है जो ईरान के रास्ते हमारे मुल्क में अफ्रीका से दाखिल होंगी। और वो जो है वो उनकी तादाद इस साल पिछले 50 सालों के एस्टीमेट से ज्यादा बताई जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त एनडीएमए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ मिलके ये भी देख रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का अपना जहाज़ों का विंग था, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 6 जहाज़ जो हैं उनको ख़रीद लिया जाए और हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे उन जहाज़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन तमाम रिसोर्सेज के आ जाने से हम टिड्डियों के साथ नबर्द आजमा हो सकेंगे इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। सर कमिंग बैक टू कोरोना, उस पर एक आखिरी कमेंट मुझे आपसे ये इस हवाले से चाहिए था कि जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, ज़ाहिर है आप देखते आए हैं वफाक की पॉलिसी, आप देखते आए हैं सूबों की पॉलिसी, और आप देखते आए हैं कि दीगर ममालिक में क्या होता रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए और इसकी हिफाजत के हवाले से। सर आप सेटिस्फाइड हैं विद आर पॉलिसीज़? और अब जो करंट सिचुएशन है कि जब मार्केट्स खोलने के भी ज़ाहिर है हुक्म है और इमरान खान साहब जिस तरीके से कहते आए हैं कि वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना, और जिस तरह से वो कहते आए हैं कि ज़ाहिर है 2 फ्रंट्स हैं, कोरोना भी है और भूख भी है, तो जो पॉलिसी और जो फैसले हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट? क्योंकि ज़ाहिर है आपको इस सबसे डील करना पड़ रहा है। अब मैं आपको आफ्ताब ये बताऊं कि आपने शायद अगर मेरा पुराने प्रोग्राम्स को फॉलो करते रहे हैं तो मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी से इत्तेफाक करता रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी है जिससे हमारी इलाकतें जो हैं वो अभी 801 इलाकत भी हमारे लिए सदमे का बायस है, लेकिन अभी 800 इलाकतें हुई हैं और दुनिया भर से हमारे रिजल्ट जो हैं वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। मैं हमेशा इस बात का व्यू में रहा हूँ कि लोगों को जितनी हम ढील दे सकते हैं इसके अंदर वो देनी चाहिए और उनकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ उन्हें जितना ले जा सकते हैं वो ले जाना चाहिए। ओके, और सर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है ग्राफ्स को देखते हुए कि जब पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि चले मैं पहले 10,000 केसेस की बात नहीं करता कि वो तो 50-52 दिन में हुए थे, लेकिन दूसरे 10,000 केसेस हुए 10 दिन में, फिर 10,000 केसेस हुए 8 दिन में, फिर 10,000 केसेस हुए 6 दिन में। आइंदा आने वाले दिनों में हम इसी तरह से देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा या अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम पीक टच करेंगे फिर फौरन नीचे आ जाएंगे, सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी?
शुएब, मैं जो है वो एक बात आपको बताऊं कि जो केसेस बढ़ना है वो मुझे ज़्यादा अलार्म नहीं करता। ओके। मुझे 3-4 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अलार्म करती हैं जब मैं चेयरमैन एनडीएमए के तौर पे देखता हूँ। वो है लोगों का वेंटिलेटर पे जाना, लोगों का आईसीयूज में जाना, लोगों का आईसीयू बेड को ऑक्यूपाई करना और लोगों का क्वारंटाइन में जाना। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि अल्लाह के फजल करम से हमारी पॉपुलेशन काफ़ी यंगर है, हमारे केसेस अगर बड़े भी हैं तो हमारी 28% के करीब रिकवरी भी है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती। तो अल्लाह की फजल करम से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो वेंटिलेटर से वापस आए हैं और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि ये हम बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, हमें वक्त दे रहे थे और पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश हमने आज की कि किस तरह से एनडीएमए काम कर रहा है, किस तरह से सूबों को सामान दिया भी जा रहा है और सिर्फ कोरोना नहीं, आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे निपटने के लिए एनडीएमए वहां। एंड हाउ गुड इज दैट कि कोरोना के साथ तो ज़रा इस वक्त हम लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं जिस टिड्डी दल से मुतालिक भी ज़ाहिर है हमारी पॉलिसीज हैं उस पर भी बहुत इफेक्टिव काम हो रहा है। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची की बात करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जब मार्केट खुलने की बात हुई तो फिर क्या हुआ, लोग बड़ी तादाद में घरों से निकले, ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अगर हम बात कर ले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में से जामा क्लॉथ मार्केट के आसपास के एरिया की, तो देखा जा सकता है कि गाड़ी पर गाड़ी, लाइन पर लाइन, कुछ ऐसे ही लगता है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहीं पर है, उन्हीं से जान लेते हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी कर लें कि आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है, इस सिचुएशन को कंट्रोल कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। शहर के दीगर इलाके और ये वाला इलाका, हर जगह से यही खबर मिल रही है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। खुर्शीद आलम हमारे साथ है। खुर्शीद आलम, ज़रा बताइएगा तो सही क्या हो रहा है और इस ट्रैफिक जैम को मैनेज करने के लिए कोई है भी आसपास या नहीं? नहीं, मैनेज किया जा रहा है। ट्रैफिक के लोग भी हैं, अफसरान भी हैं, उनका अमला भी मौजूद है। लेकिन इस सूरत हाल ये है कि शहर में साउथ का एरिया हो या ईस्ट में तारिक रोड का इलाका हो, ज़िला वस्ती में नॉर्थ अहमदाबाद हो, लियाकताबाद हो या करीमाबाद हो, ट्रैफिक का बिल्कुल ऐसा ही दबाव है जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर सिग्नल है वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में आकर रुकती हैं और उसके बाद उनको किया जाता है। मुख्तलिफ सड़कों से ट्रैफिक आता है, उसके बाद उसकी रवानगी होती है। जो ट्रैफिक जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और जब से लोगों को यह मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं तो उसके बाद ज़्यादातर लोग अब ईजी होकर निकल रहे हैं कि वो अब जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। ताहम यहाँ पर इंतजामिया का यह कहना है कि आज वो शाम को 5 बजे हस्ब मामूल दुकानें और कारोबार बंद कराने की कोशिश करेगी। पुलिस से हमारी बात हुई, ट्रैफिक पुलिस का भी ये कहना है कि शहर में जो 98 के करीब जो उनकी ट्रैफिक की चौकियाँ हैं, ऐसे साहिबान हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि अगर उन्हें देर तक रुकना पड़े तो देर तक रुक कर वो काम करेंगे। लेकिन शहर में ट्रैफिक बेपनाह है, ट्रैफिक एहलकार कम है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर मौजूद है। अहमदुल्ला रोड की सूरत हाल है, शारा लियाकत, आइए चुंडीगढ़ रोड, निश्तर रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, करीमाबाद, लियाकताबाद, गर्ज के शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। वही सूरत हाल रही तो हम इसे ट्रैफिक जैम भी कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक देर तक अगर रुक जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव बहुत शदीद है। जी खुर्शीद आलम, मैं तो ये सोच रही थी कि वो लॉकडाउन के दिन और वो गुज़िश्ता 1-1.5 महीना 2 महीना तो शायद उसके बाद हम लोगों को आदत भी नहीं रही है इतनी सारी गाड़ियाँ सड़कों पर देखने की। कुछ ये भी हुआ है, मुझे तो लग रहा था आज ऐसे। ये बिल्कुल सच्ची बात यह है कि उन दिनों शहर में एक ट्रैफिक ना होने के बराबर था और बिल्कुल फ़ज़ा क्लियर थी। लेकिन अब गुज़िश्ता कई रोज़ से जब रिलैक्सेशन हुई है, मार्केटें खुलने लगी हैं, तो उसके बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। लेकिन आज के सूरत हाल ये है कि आज जब से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि मार्केटें देर तक खुली रहेंगी या तमाम मार्केटें खुल जाएंगी, तो उसके बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की हुई है। ठीक है खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस वक्त आज़म इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। का इजरा
इमरान खान ने आज एक कैश प्रोग्राम का जो है इफ्तिताह करना है और इसलिए डॉक्टर सानिया निश्तर भी वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त ज़ाहिर वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। और ज़ाहिर जब इमदाद से मुतालिक बात होती है, जब रकम की तकसीम से मुतालिक बात होती है, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब उस पर ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं कि जो इस वक्त मुतासर है उसको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है। तो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा, ये उसकी तकरीब है और इमरान खान साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का इफ्तिताह इस मौके पर हैं और इस सिलसिले में वो बात भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म किसी से हैंडशेक भी नहीं कर रहे, फासले पर भी खड़े हैं, उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। वो साथ ही सानिया निश्तर भी हैं, वो भी अपना पूरा ख्याल रख रही हैं। इस वक्त लोगों को न सिर्फ ये कि मदद करनी है, उनका हाथ नहीं छोड़ना, रियासत को उनका हाथ पकड़ना है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी देना है। वज़ीर आज़म उनकी सोच बहुत क्लियर है इसके ऊपर, तो ये हमें दिखाई भी दे रहा है, नज़र भी आ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के बायस जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको मदद की जाए, उनकी मदद की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको कुछ पैसे दिए जाएँ। रकूम की तकसीम इस प्रोग्राम का हिस्सा है, इस इमरजेंसी प्रोग्राम का हिस्सा है। कैश दिया जाएगा उन लोगों को कि जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनका रोज़गार जा चुका, जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जो परेशान हैं। और किरण, जो कोरोना फंड कायम किया गया था उसमें 3 अरब रुपए जो हैं वो जमा हो चुके हैं और ज़ाहिर है जो पहले इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था इस फंड से भी पहले वो बेरोज़गार तबका, दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका, उनको पैसे दिए गए थे। एग्जैक्टली कोई बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त जब पैसे दिए गए थे 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के तहत, और उसके बाद अब ये जो फेज़ है इसमें वो लोग जो कि बेरोज़गार हुए हैं, क्योंकि बेरोज़गारी से मुताल्लिक हम खबरें सुनते आए और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, और किस तरीके से हम टैकल करें कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं ज़ाहिर है उनका हाथ रियासत ने थामना है। तो जो कोरोना के नाम पे फ़ंड कायम किया गया था उसमें 3 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और अब ये लोगों को दिए जाएंगे, उनकी मदद की जाएगी जो कोरोना से मुतासर इस तरीके से हुए हैं कि उनका रोज़गार मुतासर हुआ है, वो अब कमा के घर ले जा नहीं पाते, वो जॉबलेस हो गए हैं, बेरोज़गार इस तरीके से हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। जो लोग ज़ाहिर है इससे मुतासर हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बात भी कर रहे हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है आई एम श्योर वो उन्हें हौसला दे रहे होंगे, वो उनसे बिल्कुल ये बात कर रहे होंगे कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान आपके साथ है, रियासत आपके साथ है, इस वक्त हम तन्हा किसी को छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहिए भी नहीं, छोड़ना चाहिए भी नहीं। और देखिए आप वहाँ पर मीडिया भी है, लोग फासले से खड़े हैं और वज़ीर आज़म ने बात करने के लिए मास्क नीचे किया था, लेकिन फिर मोहतात होते हुए मेरे ख्याल में हमाद अज़हर भी साथ में है उनके। जी। मास्क के बाद में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए फिर भी मैंने थोड़ा सा पहचान लिया। बहरहाल इस वक्त बिल्कुल जिसको कहते हैं अपने कैजुअल से स्टाइल में वज़ीर आज़म बात करने के लिए थोड़ा करीब आए और अब वो लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं। इस तकरीब का एहतमाम इसलिए किया गया था ताकि जो लोग कोरोना की वजह से परेशान हुए उनको कैश फंड्स दिए जा सकें। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म का अपना भी एक फ़ंड है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं, फंड्स दे सकते हैं, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कह सकते हैं। ये कॉज इतना बड़ा है और सिर्फ यही नहीं कि एक तकरीब तक बात है, मुख्तलिफ मराहिल में लोगों में रुकूम, मुस्तहिक़ीन में रुकूम तकसीम की जाएंगी, उनको हेल्प किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है कि इस मामले ही की बात होगी, इसके अलावा भी प्रोग्राम्स हैं। इस प्रोग्राम से मुतालिक तो हम आगे चलकर भी बात करेंगे, समा के बुलेटिन्स में भी इससे मुतालिक बात होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको ये बताते हैं कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने ये कहा है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है, सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो जुम्मे और तरावी पर से बिला जवाज़ पाबंदियाँ फ़ौरन हटाएँ ताकि रमज़ान की ताक रातों में खुसूसी इबादत की जा सकें। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी, और उनसे हम ज़रा राय लेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि ज़रा गवर्नमेंट का एक फ़ैसला होता है, जब फैसला किया जाता है तो जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनसे भी राय ली जाती है। और पहले हमने देखा जिस वक्त इज्तिमाई इबादत से मुताल्लिक गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई थी उस वक्त तमाम मुफ्ती कराम की तरफ से भी यही कहा गया था कि एहतियात की जाए और एहतियात करनी। और इसी तरह से जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें जो एग्जाम्पल सेट होती रही हैं, जो कुरान सुन्नत से साबित होता है, उससे मुतालिक भी रहनुमाई की जाती रही है कि हमें किस तरीके से इस वबा के दौर में इबादत भी करनी है लेकिन एहतियात भी रखनी है। अब अगर मामला आ जाता है सूबाई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, तो कुछ SOPs तैयार किए गए थे, मुख्तलिफ SOPs तैयार किए गए थे और वो मुशावरत के बाद किए गए थे। तो अब उस सबके बाद में, उनकी मुशावरत के बाद में
जो SOPs की बात की गई, अब आज बहुत सारे मामलात हैं कि जिसमें एक सहूलत मिली है, तो जनाब उसी सब के ऊपर हम अब बात कर लेते हैं, इस मुतालिबे के ऊपर बात कर लेते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर हमको ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, हमको वबा से भी लड़ना है और ये जो मुतालिबा है, ये मुतालिबा तो नहीं, मैं इसके लिए ख्वाहिश कहूँगी, दिली ख्वाहिश है कि सब कुछ वैसे ही हो जैसा हम करते आए, हम उसी ज़ौक़ उसी शौक़ से इबादत करें, वैसे ही अल्लाह को पुकारें। आगे ताक रातें भी हैं, जुम्मतुल विदा के इज्तिमात भी हैं, ईद की नमाज भी है। तो अब मुझे ये बताइएगा, अब इस सिलसिले में क्या हो सकता है, करना क्या चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि उलमा फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हुए डे वन से ये कहते हुए आ रहे हैं कि मसाजिद में नमाजों के हवाले से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए और तमाम तर तिब्बी तदाबीर को इख्तियार किया जाए। और हमने कैंपेन की शक्ल के अंदर मुसलसल ये बात चलाई है और आप ही के टीवी चैनल पर और दीगर तमाम जराए से आवाम को मुसलसल ये पैगाम देते रहे। लेकिन अब देखें, खुद ये समझने की बात है कि सारा दिन बाजारों, मंडियों, कारोबार जिंदगी के रश और मसरूफ शाहराहों के मनाजिर देखने वाले आवाम के लिए चंद मिनट की फर्ज नमाज के लिए भी मसाजिद की बंदिश अब कैसे काबिल कबूल हो सकती है? और फिर आप खुद देखें, हर जुम्मा 12 ता 3 लॉकडाउन करके नमाज जुम्मा से रोकने की पॉलिसी, अब आवाम इसको गैर फितरी, गैर मुनसिफाना, मुतासिबाना जान रही है। जुम्मा, ईद और फर्जों के लिए अब जरूरत इस बात की है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खोलने की इजाजत दी जाए और इस राह में रुकावट अब आवाम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनांचे आज सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आ चुका है कि भाई लोगों को भूख से मारना तो नहीं है, कोरोना अजीब समझदार है, सिर्फ मस्जिद में आता है, ये भी तो अब लोगों के जहनों पर सवालात आ चुके हैं। अब जुम्मा, जुम्मतुल वदा, तरावी, नमाज ईद और फर्ज नमाजों पर पाबंदी को आम इस्लामिया ने पाकिस्तान कबूल नहीं करेंगे। वो सुबह शाम ये गैर मुनसिफाना पॉलिसी अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, इस सिलसिले में बात भी की। चलिए जी, अपने अज़ू की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। कोरोना के बाद जो हमने सिचुएशन देखी, तवील लॉकडाउन हमने देखा और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुतासर हुई हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री की कि वो किस कदर मुतासर, और इसके साथ साथ कि जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, इसका कितना रोल है हमारी इकोनॉमी में, कितना बड़ा सहारा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे वक्त दिया। जो पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, वो पूरे मुल्क में कोई 15 लाख के करीब रोज़गार है जो कि फराहम कर रही है। और एक ये एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है जो कि हमारे GDP में भी इसी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और टोटल जो हम गोश्त खाते हैं ना अपने मुल्क में जी, 40% वो चिकन मीट है जो कंज्यूम होता है। तकरीबन 22 लाख टन जो है वो चिकन का गोश्त है जो खाया जाता है और इसके लगभग ही बीफ है। सबसे ऊपर चिकन है, फिर तकरीबन इसके करीब बीफ है, फिर मटन है, फिर आखिर में फिश है। सो पोल्ट्री इस वक्त बहुत बड़ा एक कलीदी इसका रोल है जो कि मुल्क की इकानमी में भी अदा कर रही है और लोगों को सस्ती तरीन प्रोटीन फ्राहम कर रही है। सस्ता तरीन गोश्त और बेस्ट क्वालिटी का गोश्त है, परफेक्ट वाइट मीट है। और इसकी कीमत जो सबसे ज़्यादा कीमत देते हैं मटन की वो 1200-1300 है, ये तकरीबन मैक्सिमम 300 रुपये के ऊपर है। ये फरमाइएगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन बात भी मुकम्मल कीजिए और ये भी बताइएगा, ये इस वक्त अगर हम इस मामले को देखें कि कोरोना की वजह से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मुतासर हुई हैं, आप प्रिसाइसली बता सकते हैं कि पोल्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्या आया? जी पोल्ट्री के ऊपर मेरा ख्याल जो शदीद तरीन मुतासर हुई है कोई सनत वो पोल्ट्री है, क्योंकि बाकी सनत तो आप अपनी प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं, आपके मुलाजिम फारिग हो जाएंगे। इसमें आप प्रोडक्शन के प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते। आपने चिकन डाला हुआ है, आपने उसको पालना है, वो तैयार भी होगा और मार्केट में लेके आना है। हमारी जो मार्केट है जी, एक तो खातून खाना खरीदती है और दूसरा रेस्टोरेंट्स हैं, वेडिंग्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं जी, उसे हुरैका कहते हैं, उसके अंदर इसकी कंजम्पशन होती है। वो जब बंद हुआ लॉकडाउन की वजह से तकरीबन वो 40% अकाउंट करता है जी टोटल मार्केट का। ठीक, तो ये समझ लें अगर जो हमने प्रोड्यूस किया 40% कस्टमर चला गया। ओके, आप अब इमेजिन करें जब आपका कस्टमर चला गया, आप बेचें किधर? उसके साथ ये हुआ कि चिकन की प्राइसेस बिल्कुल कोलैप्स हो गए, फार्मर को बड़े हैवी लॉसेस उठाना पड़े, बेशुमार लोग आउट ऑफ बिजनेस हुए इसकी वजह से।
और वो काम छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जो उनकी पैदावारी लागत थी उससे आधे रेट के ऊपर वो चिकन सेल कर रहे थे अपने। उसकी वजह से ये हुआ कि आज जो हम देख रहे हैं थोड़ी चिकन की प्राइस बढ़ी है, क्योंकि लोग निकल गए, काम उनके बंद हो गए, उसकी वजह से सप्लाई मोमेंटरली कम हुई। ये नहीं कि कोई मुस्तकिल हो गया, उनकी प्रोडक्शन आजकल कम है, जो कि वक्त के साथ फिर दोबारा बढ़ेगी। उस वजह से कम सप्लाई की वजह से थोड़ी सी कीमत अभी बढ़ी है। सही सर, ये तो आपने बताया। अब मुझे बताएं कि जो आप अभी आपने खुद भी एक पॉइंट रेज किया कि अब कीमत में इजाफा, ज़रा आपने उसका एक फैक्टर तो बताया हमें कि ज़रा लॉजिस्टिक मसाइल भी थे, ट्रांसपोर्टेशन के भी थे, लेकिन ये भी खबरें आती रहीं कि जो चूज़ा है वो भी महंगा हुआ, ये भी एक फैक्टर था, तो आप इसको इस पर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताऊँ आपको जी, ये बिल्कुल इसका उल्ट है। अच्छा, हुआ ये कि जब ये लॉकडाउन हुआ ना, ये 21 मार्च की बात है जब लॉकडाउन हुआ, चूज़ा वो हैचरीज चूज़ा प्रोड्यूस करती हैं। अब वो चिक्स निकले हुए हैं, हैचरी में पड़े हैं, पेरिशेबल है, विद इन 24 आवर्स उनको फार्म पे जाना है। अब लॉकडाउन हुआ, फार्मर की प्राइस तकरीबन कह लें कि कोई उसका खरीदार नहीं था, तो चूज़ा जो एक दिन का चूज़ा था ना, उसकी कीमत 0 हो गई। यानी सर कता कलामी की माजरत, लेकिन वो जो कुछ फुटेजेस आई थी हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से कि वो ढेर सारे जो चिक्स थे वो बाकायदा फेंके गए, डिस्कार्ड कर दिए गए, क्योंकि जी 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 उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। वो मेरी भी नजर से गुजरी है एक वीडियो जिसमें कुएं के अंदर उस चूजे को फेंक रहे हैं। जी जी। अच्छा, हुआ ये कि जब ये लॉकडाउन हुआ ना, चिक्स निकलते हैं, ये तो रोजाना निकल रहे हैं चिक्स, फिर उन्होंने फार्मों पे जाना है। जब फार्मर को लॉस हो रहा था, जो उसका बायर है, हर हैचरी वाले ने ऑफर किया कि वो फ्री ले जाए, अपनी गाड़ी सिर्फ किराया दे के उठा के ले जाए। नौबत ये आई कि कोई फ्री लेने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे कि ये तो फीड का खर्चा भी नहीं पूरा होगा। अब हैचरी के चिक्स निकले हुए हैं, अब वो क्या करें? वेट किया 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन लोगों को कहा यार मुफ्त उठा के दो। वो कोई जो आपने फुटेज देखी है, वो कोई ट्रॉली वाला था, जी जी, उसने कहीं उनको कहा होगा कि भी मैं ले जाता हूँ देहातों में जाके इसको मुफ्त बांट दूंगा या रुपए का बांट दूंगा। तासर ये दिया गया कि शायद ये हैचरी वाले कोई शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। वो तो बेचारा मर रहा है, कोई अपनी प्रोड्यूस को ऐसे करता है कि कुओं की नजर कर दे। वो मजबूरी थी उस वक्त, डिस्पोजल वाला बंदा था। ये बिल्कुल आपने अपने पॉइंट आगे, ये उस वक्त उनकी मजबूरी थी। ठीक है, उसने देखा उससे भी नहीं बिका, ठीक, वो जाके पता नहीं कहीं कुएं में फेंक दिया। ओके, तो ये थी उसकी, चूजा 0 था जी, चूजे का कोई खरीदार नहीं था, चूजे का कोई खरीदार नहीं था। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि एक बड़ा आम फहम सा सवाल है और अक्सर लोग ये करते भी आए हैं, वो कहते हैं कि जो चंद हफ्तों में चूजे से मुर्गी बन जाती है, इतनी स्पीडी उसकी ग्रोथ होती है, और वो कहते हैं कि शायद उसकी फीड में ऐसा कुछ मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीडी ग्रोथ होती है, और वो बस कहते हैं फूक ही भरी होती है, उसके अंदर कोई ग़िज़ायत नहीं होती। तो इस पर प्लीज एड्रेस कीजिएगा कि वाकई फूक होती है या वाकई कोई ग़िज़ायत होती है? अच्छा, हाँ जी, ये जनरली एक क्वेश्चन है जो कि आम लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी वजह है। वो जो देसी मुर्गी है वो 6 माह में 1.5 किलो की होती है, ये 6 हफ्ते में 2 किलो की क्यों? और चला भी नहीं जा रहा होता उससे। जी जी, असल में ये है एक नस्ल है, ये ब्रीड है। इसको यहाँ तक पहुँचने में कोई 100 साल से ऊपर का अर्सा लगा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इसको ब्रीड कर करके इसके भी माँ बाप जो इंसेस्टर ना, ये देसी चिकन है, ये उसी से इवॉल्व हुआ है। इसमें वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के जरिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इसके अंदर वो करैक्टर हैं कि अगर इसको बैलेंस मतवाजन खुराक दी जाए तो ये ग्रोथ ज़्यादा करेगा, हर साल इसकी ग्रोथ बेहतर होती है। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ, एक हमारी इधर जैसे गाय है, देसी गाय है, वो दूध देती है 15 लीटर। अब हम अपने डेयरी फार्म्स के ऊपर गाय मंगवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से, वो दूध देती है 40 लीटर। जो मर्जी, जैसी मर्जी खुराक हम अपनी गाय को दे दें, वो कभी दूध नहीं देगी 40 लीटर। इसी तरीके से हमारी जो खुराक है ना, कि खुराक देने से होता है, ये हम देसी चिकन को खिलाएं, देसी चिकन पे कोई असर नहीं होगा। गोया कि इस ब्रीड का करैक्टर है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इसमें जेनेटिक पोटेंशियल इतना है कि ये बेस्ट कन्वर्टर है। 1.5 किलो खुराक खा के 1 किलो गोश्त कन्वर्ट करता है ये ना, और 1.5 किलो फीड, 1 किलो 600 ग्राम फीड खा के 1 किलो गोश्त बना देता है। ये एक ब्रीड का करैक्टर है, इसमें कोई फूक नहीं भरी हुई। ये सारा एक नॉर्मल नेचुरल तरीका है। 3 हफ्ते के अंदर कहते हैं कि वो उसको जो फीड दी जाती है, इस चिकन को, इस चूजे को जो फीड दी जाती है वो गड़बड़ होती है, और वो जाके इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती है।
अच्छा नहीं, हाँ, गोश्त नहीं होगा तो वो फीड मुज़र होगी। सर उसमें सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें क्योंकि कहा जाता है कि वो जो फीड का प्रोटीन सोर्स होता है वो कहते हैं कि वो जो या तो मछली से या किसी और जानवर का लेफ्ट ओवर होता है। जी 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 प्लीज सर, मैं ये भी वजाहत कर प्लीज। जो इसकी फीड है ना जी, एक तो यह है, ये मुकम्मल बैलेंस न्यूट्रिशन होनी चाहिए। शायद इंसानों में कम इस पे तवज्जो है, मुर्गियों को बेस्ट बैलेंस्ड आपने फीड बनानी है, जो कि बैलेंस्ड हो एनर्जी में, वाइटामिन्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, एनर्जी की, वो पूरी हो सके। मेजर इसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो मेज यूज़ होती है। मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान में वो 20 लाख एकड़ रकबे पे मकई काश होती है और उसका 80% मकई पोल्ट्री में यूज़ होती है। फिर उसके बाद जो वेजिटेबल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान में, सोयाबीन सीड मंगवाते हैं जी जी, उस सोयाबीन में से मील बनता है जो कि प्रोटीन है। ऑयल निकाल दिया, बाकी जो सोयाबीन है वो प्रोटीन के सोर्स के तौर पे इसके अंदर डाला जाता है। तो यानी कि इसकी पूरी मुतवाज़न खुराक तैयार होती है और दुनिया में किसी के साथ कंपेयर करें, हम दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं है। बेस्ट पोल्ट्री फीड तैयार होती है जो कि यूके में है, जो कि यूएसए में है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रिजल्ट उनसे भी बेहतर है। ये बता और मैं दीजिएगा, गारंटी से ही कहता हूँ जी जी, ये एक मैं और गुजारिश कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा ऑर्डर किया था कि इनको चेक करें कि फीड के अंदर पता नहीं स्टीरॉइड्स हैं, हार्मोन्स हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, आज खुद नोटिस लेके। तो ये कुछ 2 माह की एक्सरसाइज में, जिसमें मेडिकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी, सैंपल लिए गए, टेस्ट किया गया, फार्मों को टेस्ट किया गया, फीड को टेस्ट किया गया, और बेलाखिर सुप्रीम कोर्ट की राय ये थी कि दिस इज दी बेस्ट फीड। कोई उनको अदरवाइज चीज नहीं निकली, और ना मीट के अंदर कोई ऐसी चीज निकली थी, बेशुमार चीज आर्सेनिक है, पता नहीं क्या, वो सब रद्द हो गई। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। क्विकली ये बताइएगा, अब तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम है, अब जब पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता लोगों को काम करने का मौका मिलेगा तो फिर एक आम आदमी को सस्ता मुर्गी का गोश्त मिलेगा, सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आपको भी फायदा होगा। अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। देखना ये है जी, पहली बात तो ये ज़हन नशीन करें कि मुर्गी तो पहले ही सस्ती है। ये मुर्गी सब्जी से सस्ती, दाल से सस्ती, मटन है आप 1300 रुपये में लेते हैं, मुर्गी को 260 रुपये, ये ऑलरेडी सस्ती है। फार्मर अगर पूरे साल का देखें, फार्मर मर गया बेचारा। जब फार्मर बिलो कॉस्ट बेचेगा ना, अल्टीमेटली पर चीज की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल। अब ये जो मौका हुआ ना, फार्मर का नुकसान हुआ, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर की पैदावारी लागत को कम करें। अच्छा, देखो ना, मुर्गी को पेट्रोल तो नहीं पीती, पेट्रोल तो सिर्फ उसका किराया। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट तो होती है ना सर? नहीं सर, वो देखे ना वो कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो 2 रुपए किलो का, 3 रुपए किलो का असल है उसकी खुराक, उसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा, ठीक, हमें उस पे तो जो देने की जरूरत है। यानी गवर्नमेंट इस पर फोकस करे, इस इंडस्ट्री पर आप फोकस करे, ये वक्त की जरूरत है सर। मैं आपकी वसासत से ये कहूंगा कि गवर्नमेंट पूछे कि भाई आपका क्या हाल है, फार्मर से रियली पूछे तो सही। बस वो इतना ही पूछ ले कि आपका क्या हाल है, तो फिर आप बता देंगे कि हम बेहाल हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकता है। फकीर मोहम्मद साबिर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से ग़ज़ाई किल्लत में भी इसका कितना रोल है, ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे में कितना रोल है। एनीवेज़ अब हमें इजाज़त लेने का समय हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।